नमस्ते, आप देख रहे हैं आज की ताजा खबर। मैं हूं आपके साथ जसप्रीत कौर। कोरोना केसेस तेजी से कम हुए हैं, लेकिन ये याद रखिए कि खतरा अभी भी है, कोरोना अभी भी है। ऐसे में मास्क सबसे बड़ा हथियार है। हम आपसे बार बार अपील कर रहे हैं कि आप मास्क पहनिए, क्योंकि जरा सी लापरवाही आपकी और आपके परिवार की सुरक्षा के लिए खतरा पैदा कर सकती है। इसको लेकर के हमने कैंपेन भी शुरू किया है, #मास्क पहनो इंडिया। आप खुद से ये प्रण लीजिए कि जब तक ये महामारी है आप मास्क नहीं उतारेंगे। दिल्ली के पास हरियाणा के गुरुग्राम से हैरान करने वाली तस्वीरें सामने आई। वहां की एक सोसाइटी में कई घंटों से बिजली गुल हो जाने की वजह से लोग इतने ज्यादा परेशान हो गए कि उन्होंने गर्मी से राहत पाने के लिए अपनी गाड़ियों में रात बिताई। लोगों ने अपनी गाड़ियां कई घंटों तक ऑन रखी ताकि उसके अंदर वो एसी चलाकर आराम से सो सके। बताया गया कि सोसाइटी में 700 परिवार रहते हैं जो लंबे वक्त से वहां बिजली की समस्या से जूझ रही हैं और बिल्डर से लेकर बिजली विभाग तक शिकायत करने के बावजूद उनकी ये परेशानी दूर नहीं हो पाई। वहां से जो तस्वीरें सामने आई उनमें कई लोग अपनी गाड़ियों में बैठे दिखाई दिए। अमित सिंह हमारे सहयोगी फोन लाइन पर मौजूद हैं। अमित, लोगों को गाड़ियों में रात बितानी पड़ी बिजली गुल होने की वजह से। क्या कहना है बिजली विभाग का कि इतनी देर तक बिजली क्यों गुल रहती है और इसको लेकर के अब क्या कोशिशें हो रही हैं? देखिए, ये पूरा मामला जो है गुरुग्राम के सेक्टर 37C स्थित एपेक्स आवर होम्स के नाम से एक सोसाइटी है। उसी सोसाइटी का ये पूरा मामला है। पहले बताया गया था कि 7 से 12 घंटे तक कट रहेगा इलेक्ट्रिसिटी का, लेकिन पूरी रात जो है तकरीबन 16 घंटों से बिजली नहीं है इस सोसाइटी में, जिससे कि सोसाइटी में रहने वाले लोग जो हैं वो काफी ज्यादा परेशान हैं। उन्होंने बिजली विभाग के खिलाफ नारेबाजी भी की, सोसाइटी बिल्डर के खिलाफ नारेबाजी भी की और ये पूरा 700 परिवार, सभी 700 परिवार में से मैक्सिमम जो लोग जो हैं, जिस तरीके से टेम्परेचर बीती रात काफी ज्यादा हाई था, गर्मी बदहाल कर रही थी, इन लोगों ने अपनी गाड़ियां चलाकर, गाड़ियां में रात भर एसी चलाकर वहीं पर सोए, गाड़ियों के अंदर ही सोए। तो अब हालत इस जितने भी इस सोसाइटी में रहने वाले जो 700 परिवार है उनकी हालत काफी ज्यादा खराब है। गर्मी की वजह से वो काफी ज्यादा परेशान है। 16 घंटे से ज्यादा वक्त बीत चुका है, अभी भी जो है सोसाइटी में बिजली नहीं है और फिलहाल जो बिजली के जो इलेक्ट्रिसिटी डिपार्टमेंट के लोग हैं वो लगातार काम कर रहे हैं ताकि सोसाइटी में बिजली जल्द से जल्द आ सके। जी ठीक है अमित, तो यहाँ पर तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। देखिए, लोगों की परेशानी ज्यादा बढ़ गई। एक तो वैसे ही गर्मी इतनी ज्यादा, ऊपर से बिजली गुल कई घंटों तक और लोग गाड़ियों में रात बिताने को मजबूर हुए। कोरोना के खतरे के बीच देश के कई हिस्सों में धार्मिक आयोजनों के दौरान खुलेआम नियमों की अनदेखी हुई, जहां लोग हर खतरे से बेपरवाह नजर आए। उत्तर प्रदेश के प्रतापगढ़ में भी कुछ ऐसा ही हुआ, क्योंकि वहां के एक गांव में हुए धार्मिक आयोजन में सैकड़ों लोग इकट्ठा हुए और कोरोना को भूलकर जमकर नाचे। यह आयोजन 2 दिन पहले हुआ था, जिसका वीडियो वायरल हुआ तो पता चला कि धार्मिक आयोजन के नाम पर लोगों ने किस कदर नियमों का मजाक उड़ाया। इस वीडियो में बहुत सारे लड़के गाने पर मस्ती में झूमते दिखे। इन लड़कों को देखकर एक बार भी नहीं लगा कि उन्हें अपनी या अपनों की कोई फिक्र होगी, क्योंकि गाने पर थिरकते इन लड़कों के बीच 2 गज की दूरी तो दूर की बात, चेहरे पर मास्क तक नहीं था। मानो वो ये जताना चाह रहे हों कि वो मस्ती करना नहीं छोड़ेंगे, भले ही उन्हें कोरोना हो जाए। ग्रीस में श्रम कानून में हो रहे बदलाव के खिलाफ वहां के कई कर्मचारी संगठनों ने जोरदार प्रदर्शन किया। वहां किसी कर्मचारी या मजदूर से हफ्ते में 40 घंटे काम लिया जा सकता है, लेकिन इसमें बदलाव कर वहां की सरकार कंपनियों को अपनी सुविधा के हिसाब से रोजाना काम के घंटे तय करने की छूट देना चाहती है। और इसी का विरोध करते हुए ग्रीस के कई शहरों में प्रदर्शन हुए। राजधानी एथेंस से सामने आई तस्वीरों में कर्मचारी संगठनों से जुड़े लोग सड़कों पर दिखाई दिए। उन्होंने कई जगहों पर जुलूस निकाले, सड़कों को जैम किया और सरकार के खिलाफ नारे लगाए। प्रदर्शनकारियों के हाथों में कई बैनर और पोस्टर भी नजर आए। वहीं युवाओं और महिलाओं के साथ हजारों की तादाद में बुजुर्ग भी इन रैलियों में शामिल हुए। देश के कई दूसरे इलाकों में भी इसी तरह की तस्वीरें देखने को मिली। बिहार के हाजीपुर में एक बैंक लूट की घटना हुई। 5 नकाबपोश बदमाश हथियारों की नोक पर बैंक से 1 करोड़ 19 लाख रुपए लूटकर फरार हो गए। बैंक में लगे सीसीटीवी कैमरे में पूरी घटना की तस्वीरें कैद हो गई, जिनमें साफ दिखा कि बैंक में घुसे बदमाशों ने पिस्तौल की नोक पर कर्मचारियों को डराना और धमकाना शुरू कर दिया।
कर्मचारियों के सरेंडर करते ही बदमाशों ने फिल्मी अंदाज में लूटपाट शुरू कर दी। बैंक के कैशियर की सीट पर जितना कैश था पहले उसे बैग में रखा और फिर लॉकर में रखा कैश भी साफ कर दिया। तस्वीरें देखकर लगा कि बैंक लूटने वालों की उम्र तकरीबन 18 से 20 साल ही रही होगी। बैंक के बाहर लगे सीसीटीवी में भी उनके अंदर घुसने की तस्वीरें कैद हुई। 5 बदमाश एक एक कर बैंक में घुसते दिखे, लेकिन बदमाश इतने शातिर थे कि वो अपनी गाड़ी को सीसीटीवी से बचाने में कामयाब हो गए। पुलिस को यह तक पता नहीं चला कि बदमाश पैदल आए थे, कार से आए थे या मोटरसाइकिल से आए थे। लूट की रकम काफी बड़ी है, इसलिए पुलिस के बड़े अधिकारियों ने फौरन मौके पर पहुंचकर जांच शुरू कर दी। हम लोगों ने देखा है कि 7 लोग घुसे हैं। हालांकि अब तक पुलिस को बदमाशों का कोई पता नहीं चल पाया है। बिहार के बांका से बड़ी खबर। बिहार के बांका के मदरसे में हुई धमाके की जांच कर रही जिला प्रशासन की ओर से एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की गई और कहा गया कि जांच में ये पता चला है कि देसी बम फटने से मदरसे में ब्लास्ट हुआ और मौलाना की मौत ब्लास्ट के बाद फैले धुएं से, दम घुटने से और मकान के नीचे दबने से हुई। बांका के एसपी अरविंद गुप्ता ने दावा किया कि अब तक बम ब्लास्ट का कोई आतंकी कनेक्शन सामने नहीं आया है। इसके अलावा एटीएस की टीम ने घटनास्थल पर पहुंचकर दूसरे दिन भी साक्ष्य जुटाए। एटीएस हर पहलू की जांच कर रही है। 3 दिन पहले यहां मदरसे में एक जोरदार धमाका हुआ था जिसमें मदरसे के मौलाना की मौत हो गई थी। बड़ी साजिश की आशंका को देखते हुए एनआईए को जांच सौंपने की तैयारी की जा रही है। उस घटना में बांग्लादेशी आतंकवादी संगठन का हाथ था, तो ऐसे कुछ लिंक आप लोग को नहीं। इस ब्लास्ट का जो प्रकृति है इसकी वो उससे मिलती जुलती? नहीं, ये तो हम तो बता रहे हैं कि हमारे उसी गांव में जो ब्लास्ट हुआ था उससे भी प्रकृति इसकी मिलती जुलती है। जैसे जला हुआ सुतली, कंटेनर का पार्ट, कील, ऐसी कुछ चीज़ें हम लोगों को वहाँ से मिली हैं जिससे इसकी पुष्टि होती है। कई तरह की बातें हम लोग देख रहे हैं कि चल रहा है कि आईईडी हो सकता है या है। अभी तक इस तरह का कोई भी साक्ष्य हमारे पास नहीं है उस घटनास्थल पर जिसको हम आईईडी कहें, क्योंकि आईईडी में बहुत सारी चीज़ें होती हैं। आप लोग बहुत विस्तार से कई लोग लिख रहे हैं, चल रहा है। आईईडी में पूरा उसका सर्किट होता है, उसका रिमोट होता है, उसकी बैटरी होती है, उसका तार होता है, बहुत सारी चीज़ें होती हैं जो कहीं से इन सब चीज़ों को हम लोग कहीं से कुछ नहीं मिला। इसलिए हम लोग बिल्कुल अभी इसको रूल आउट कर रहे हैं कि इस तरह का कोई आईईडी का एविडेंस हमारे पास नहीं है जिससे कि हम लोग कहें कि कोई ऐसी घटना है। बांका के मदरसे में हुए धमाके पर अब सियासत भी तेज हो गई है। बिहार के बांका के मदरसे में हुए धमाके पर बीजेपी विधायक हरिभूषण ठाकुर ने एक बयान दिया जिस पर एनडीए में ही घमासान चढ़ गया। एक दिन पहले हरिभूषण ठाकुर ने मदरसे में हुए धमाके पर विवादास्पद बयान दिया था। मस्जिद में जो विस्फोट हुआ है इसकी उच्च स्तरीय जांच हो। साथ ही यह अब स्पष्ट हो गया है कि मदरसा में केवल धार्मिक और आतंकवाद की शिक्षा दी जाती है। मदरसा में विस्फोट यह साबित करता है कि वहाँ आतंकवादी गतिविधियां चल रही है, वहाँ आतंकवाद का पाठ नौनिहालों को पढ़ाया जाता है। बीजेपी विधायक हरिभूषण ठाकुर के इस बयान पर एनडीए में शामिल जितिन राम मांझी ने आपत्ति जताई। उन्होंने एक ट्वीट कर इस तरह के बयान को देश की एकता के लिए खतरा बताया। जितिन राम मांझी ने लिखा कि गरीब दलित जब आगे बढ़े तो नक्सली, गरीब मुसलमान जब मदरसे में पढ़े तो आतंकी। भाई साहब, ऐसी मानसिकता से बाहर निकलिए। ये राष्ट्र की एकता और अखंडता के लिए ठीक नहीं। हम बांका बम विस्फोट की घटना की उच्च स्तरीय जांच की मांग करते हैं। जितिन राम मांझी के ट्वीट के बाद पार्टी की तरफ से भी इस मुद्दे पर बयान दिया गया। बांका मदरसे का कोई आतंकी कनेक्शन नहीं था। मैं वैसे लोगों से अनुरोध करूंगा जो लोग मदरसों को सियासी एंगल से देख रहे थे, वो बिहार और देश की जनता से माफी मांगे, नहीं तो जनता आपको अगले चुनाव में सबक सिखाएगी। वहीं कांग्रेस ने बीजेपी विधायक हरिभूषण ठाकुर के बयान पर सवाल उठाया और उनकी बर्खास्तगी की मांग की। भारतीय जनता पार्टी बिहार सरकार की इस रिपोर्ट के बाद कि उसमें किसी आतंकवादी का हाथ नहीं है, तो क्या वो अपने विधायक जो उनके आरोप लगा रहे थे इसमें आतंकवादियों का हाथ है, उस बच्चों को पार्टी से बर्खास्त करेंगे? वहीं आरजेडी ने बीजेपी विधायक हरिभूषण ठाकुर पर मदरसे को बदनाम करने की कोशिश का आरोप लगाया।
साथ ही बीजेपी विधायक से माफी की भी मांग की। मदरसा को बदनाम करने की कोशिश की थी कि यहाँ आतंकी ट्रेनिंग होता है, यहाँ धार्मिक शिक्षा दी जाती है। अब हम पार्टी जीतन बाबू मांझी जी जो एनडीए में शामिल हैं, वो कह रहे हैं बीजेपी के माननीय विधायक से माफी मांगने के लिए। अब बिहार पुलिस पर जांच पर भरोसा नहीं है इस रिपोर्ट पर। अब केंद्र की एजेंसी NIA जांच करेगी। अब माननीय बीजेपी के विधायक हरिभूषण ठाकुर बताएं कि वो माफी मांगेंगे या NIA से जांच कराएंगे। मौसम के रौद्र रूप ने ऑस्ट्रेलिया के दक्षिण पूर्वी इलाके को झकझोर कर रख दिया। वहां कहीं बर्फबारी ने बेहाल किया तो कहीं तेज हवाओं और भारी बारिश ने लोगों का जीना दुश्वार कर दिया। और ऑस्ट्रेलिया के दूसरे सबसे ज्यादा आबादी वाले राज्य विक्टोरिया में 13 साल का रिकॉर्ड टूट गया। वहां ऐसी झमाझम बारिश हुई कि पानी हर लक्ष्मण रेखा लांघते हुए चारों तरफ उथल पुथल मचाने लगा। पानी से भरी सड़कों पर कारों ने दम तोड़ दिया तो लोगों ने नावें निकाली। बारिश के साथ 119 किलोमीटर प्रति घंटा तक की रफ्तार पकड़े हवाओं ने भी खूब उत्पात मचाया। विक्टोरिया की राजधानी मेलबर्न में दर्जनों पेड़ उखड़ गए। बिजली की तारों पर गिरकर उन्होंने राज्य के 2 लाख से ज्यादा घरों की बत्ती गुल कर दी। वहीं विक्टोरिया के पड़ोसी राज्य न्यू साउथ वेल्स में तो बर्फबारी शुरू हो गई। हालांकि ऑस्ट्रेलिया में ये सर्दी का ही मौसम है, लेकिन जून में इतनी बर्फबारी से राज्य के सिडनी शहर में तो सर्दी का 37 साल का रिकॉर्ड तक टूट गया। क्या हो गया? अरे नहीं बॉस, शटल की रात है, कोई कांड हो गया ऑक्सीजन का, मन तो लगा नहीं, जैसे तैसे राउंड अपना कहते। मध्य प्रदेश के जबलपुर में एक कार ने मोटरसाइकिल से जा रहे 2 लोगों को टक्कर मार दी। इस हादसे में मोटरसाइकिल पर बैठी महिला घायल हो गई, जिसके बाद गुस्साए लोगों ने वहां जमकर हंगामा किया। उन्होंने पहले तो उस कार के ड्राइवर की बुरी तरह से पिटाई की, फिर डंडे से वार कर उसकी कार के शीशे चकनाचूर कर दिए। वहीं जब पुलिस इस हंगामे को शांत करवाने पहुंची तो भड़के लोगों ने पुलिस को भी खूब खरी खरी सुनाई। हालांकि बाद में पुलिस ने किसी तरह उन लोगों को शांत करवाया। बताया गया कि मामला थाने भी पहुंचा, लेकिन बाद में दोनों पक्षों के बीच समझौता भी हो गया। यूपी सरकार कोरोना वैक्सीन के ग्लोबल टेंडर को रद्द करेगी। यूपी सरकार ने कोरोना वैक्सीन के ग्लोबल टेंडर को रद्द करने का फैसला लिया। पिछले दिनों पीएम मोदी ने केंद्र सरकार की तरफ से राज्यों को मुफ्त वैक्सीन देने का ऐलान किया था। इसी को देखते हुए अब योगी सरकार विदेशी कंपनियों से वैक्सीन नहीं खरीदेगी। पंजाबी गायक नोबी सिंह ने चंडीगढ़ के कोरोना केयर सेंटर में कोरोना मरीजों का हौसला बढ़ाया। इसके लिए वो पीपीई किट पहनकर इस सेंटर में पहुंचे, जहां उन्होंने डांस किया और गाना गाया। बिहार के नालंदा में एक बुजुर्ग महिला अपनी पोती के साथ शौचालय में रहने को मजबूर है। बताया गया कि उसके पति, बेटे और बहू की मौत हो चुकी है, जिसकी वजह से उसके सामने आर्थिक संकट खड़ा हो गया। मुंबई के नगर निगम, बीएमसी और रेलवे के तेवर एक दूसरे के लिए उस समय तल्ख हो गए जब दोनों के बीच एक दिन पहले हुई बारिश की वजह से लोकल ट्रेनों के थमने का मुद्दा उठा। बीएमसी ने रेलवे पर सामंजस्य नहीं बैठाने का आरोप लगाया तो रेलवे ने इस पर पलटवार किया। ये बोलना कि रेलवे जो है कोऑर्डिनेट नहीं कर रही है, बिल्कुल सरासर जो है इसको हम रिफ्यूट करते हैं। इस मामले पर रेलवे को जवाब देने के लिए मुंबई की मेयर किशोरी पेडनेकर खुद सामने आई और अपने अगले कदम को सबके सामने रखा। तय किया है कि हमारे सब खासदार पत्र देने वाली है हमारे आने देसाई सचिव को। जम्मू में स्वास्थ्य विभाग की तरफ से गांव-गांव जाकर कोरोना की जांच और टीका लगाने का अभियान चलाया गया, जिसके तहत उनकी एक टीम आरएसपुरा सेक्टर में पहुंची, जहां खेतों में काम कर रहे लोगों के सैंपल लिए गए। ये टेस्ट कर रहे हैं, बहुत अच्छा काम कर रहे हैं ये। सैंपल लेने पहुंचे स्वास्थ्य विभाग के कर्मचारियों ने अपनी सुरक्षा का भी पूरा ख्याल रखा। वो पीपीई किट पहनकर लोगों के बीच पहुंचे। साथ ही उन्होंने लोगों से कोरोना नियमों को अपने रूटीन में शामिल करने की अपील की। मास्क लगा के बाहर जाना है और इसके साथ ही सैनिटाइजर, अगर सैनिटाइजर नहीं है तो आप साबुन से हाथ धो के तभी घर जाइए। अब बात उत्तर प्रदेश की। सियासी सरगर्मियों के बीच दिल्ली पहुंचे उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ आज पीएम मोदी से मुलाकात करेंगे। योगी सुबह 11 बजे पीएम से मुलाकात करेंगे। खबर है कि इस मीटिंग में यूपी में बीजेपी की मौजूदा राजनीतिक स्थिति और कोरोना पर चर्चा होगी। यही नहीं, पता चला है कि योगी और पीएम के बीच संगठन और सरकार में फेरबदल पर कोई बात नहीं होगी। पीएम से मुलाकात के बाद योगी आदित्यनाथ बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा से भी मिलने वाले हैं। ये मुलाकात दोपहर
12:30 बजे होगी। इससे पहले अपने दौरे के पहले दिन योगी आदित्यनाथ की मुलाकात अमित शाह से हुई। दिल्ली पहुंचते ही योगी अमित शाह से मिलने उनके घर पहुंचे, जहां योगी आदित्यनाथ और अमित शाह के बीच करीब 1.5 घंटे तक बैठक हुई। सूत्रों के हवाले से खबर है कि योगी आदित्यनाथ की पीएम मोदी और गृह मंत्री के साथ मीटिंग पिछले महीने ही शेड्यूल थी, लेकिन कोरोना की वजह से ये मीटिंग टल गई थी। इस बीच बीजेपी की सहयोगी अपना दल की नेता अनुप्रिया पटेल ने भी अमित शाह से मुलाकात की। अनुप्रिया की मुलाकात योगी आदित्यनाथ की मुलाकात के ठीक बाद हुई। देर शाम निषाद पार्टी के अध्यक्ष डॉक्टर संजय निषाद और संत कबीरनगर सीट के बीजेपी के चिन्ह पर चुनाव लड़कर सांसद बने संजय निषाद के बेटे प्रवीण निषाद गृह मंत्री अमित शाह से भी मिले। आज भी इनकी गृह मंत्री से मुलाकात संभव है। साफ है कि यूपी में विधानसभा चुनाव से पहले सियासी पारा चढ़ता जा रहा है। उत्तर प्रदेश के बस्ती से डरा देने वाली एक तस्वीर सामने आई, जहां क्रिकेट खेलने पर हुए विवाद में एक पक्ष ने दूसरे पक्ष पर हमला कर दिया। जिन लोगों पर यह हमला हुआ वो मामूली कहासुनी के बाद अपनी कार में बैठकर वहां से जाने लगे। तभी एक पक्ष के लोगों ने उनकी गाड़ी को बीच रास्ते में घेर लिया और उन पर डंडों से हमला कर दिया। ये सब इतनी जल्दी हुआ कि दूसरे गुट के लोगों को संभलने का मौका तक नहीं मिला। हंगामा बढ़ा तो गाड़ी में बैठे लोग भी तैश में आ गए, लेकिन वहां मौजूद भीड़ और उसके गुस्से को देख उनकी हिम्मत बाहर निकलने की नहीं हुई। इस घटना की जानकारी मिलते ही पुलिस ने भी एक्शन लेने में देर नहीं की। कुल 11 अभियुक्तों को गिरफ्तार कर उनकी न्यायिक रिमांड ली गई है। क्रिकेट खेलने पर हुई इस खूनी झड़प में कार में बैठे सभी लोग बुरी तरह घायल हो गए। पेट्रोल और डीजल के बड़े दामों को लेकर कांग्रेस ने केंद्र सरकार के खिलाफ मोर्चा खोल दिया है। कांग्रेस ने अपना विरोध जताने के लिए आज देश भर में पेट्रोल पंपों पर प्रदर्शन करने का ऐलान किया है। इसके लिए पार्टी की ओर से एक सर्कुलर जारी कर कांग्रेस के सभी बड़े और जिले स्तर के नेताओं को विरोध प्रदर्शन में शामिल होने को कहा गया है। साथ ही पार्टी ने अपने कार्यकर्ताओं को कोरोना नियमों को ध्यान में रखकर प्रदर्शन करने की नसीहत दी है। ऑल इंडिया कांग्रेस कमेटी के आह्वान पर पूरे देश में पेट्रोल पंपों के बाहर प्रतीकात्मक कांग्रेस का कार्यकर्ता, विधायक, पार्षद, हम सब कार्यकर्ता 11 बजे से 12 बजे तक तख्तियां लेकर खड़े होंगे। पूरे देश में संदेश जाना चाहिए, जो कहा उसका उल्टा किया। एलएसी पर चीन की चालबाजी का जवाब देने के लिए भारतीय फौज ने नया प्लान तैयार किया है। चीन ने एलएसी पर कैमरों का ऐसा जाल बिछाया है कि वो भारतीय फौज की हर हरकत पर नजर रखता है। न्यूज़ 18 के अमित पांडे की खबर है कि चीन की इस चाल का जवाब देने के लिए भारत ने मल्टी स्पेक्ट्रल 3D कैमोफ्लैश तकनीक के इस्तेमाल की तैयारी शुरू कर दी। इस तकनीक के जरिए भारत चीन के कैमरों को चकमा दे पाएगा, क्योंकि 3D कैमोफ्लैश लगाए जाने के बाद किसी भी कैमरे का लेंस उसके पार नहीं देख पाएगा। शुरुआत में इस तकनीक से एलएसी पर बनी भारतीय फौज की चौकियों और सेना के दूसरे अहम ठिकानों को महफूज किया जाएगा। हालांकि अगले 3 साल में इस तकनीक से पूरे एलएसी को सुरक्षित किए जाने की योजना है। इस योजना की जरूरत इसलिए पड़ी क्योंकि चीन ने एलएसी पर लॉन्ग रेंज सर्वेलेंस कैमरों का जाल बिछा दिया है। इसके अलावा हर 10 से 50 किलोमीटर की दूरी पर लॉन्ग रेंज कैमरे वाले ड्रोन की तैनाती की और इन कैमरों से मिलने वाली तस्वीरों को खास तरह के सॉफ्टवेयर से जोड़ा हुआ है, जो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की तकनीक से काम करता है। भारतीय खेमे में होने वाली छोटी से छोटी हलचल की जानकारी भी डेटा माइनिंग सॉफ्टवेयर में जुड़ जाती है। चीन की इसी साजिश के जवाब में भारत ने मल्टी स्पेक्ट्रल 3D कैमोफ्लैश तकनीक की मदद लेने का फैसला लिया। बिहार के बेगूसराय से हैरान करने वाला वीडियो सामने आया। वहां मामूली विवाद के बाद 2 पक्ष बीच सड़क पर ही आपस में भिड़ गए। इस मारपीट में कई लोगों को गंभीर चोटें आईं, जिन्हें बाद में अस्पताल में भर्ती करवाना पड़ा, क्योंकि दोनों पक्ष के लोगों ने एक दूसरे पर जमकर लात और मुक्के बरसाए। कई लोगों को जमीन पर पटक पटक कर मारा। हाल ये था कि एक जगह लड़ाई खत्म होती तो दूसरी जगह शुरू हो जाती। कोई किसी से हार मानने को तैयार नहीं दिखा। हालांकि वहां मौजूद कुछ बुजुर्गों ने इस मारपीट को खत्म करवाने की कई बार कोशिश की, लेकिन एक दूसरे के खून के प्यासे लोगों ने उनकी बातों को अनसुना कर दिया। ये लड़ाई काफी देर तक चली, जिसमें कई लोग घायल हो गए। खबर है कि आसपास के कुछ दुकानदारों ने बाद में पुलिस से इसकी शिकायत की, जिसके बाद पुलिस ने इस मामले की जांच शुरू कर दी।
इजराइल की राजधानी यरूशलेम से डरा देने वाली तस्वीरें सामने आई। वहां के जंगलों में भीषण आग लगने के बाद आसपास के रिहायशी इलाकों को खाली करवाया गया। साथ ही तेल अवीव और यरूशलेम को जोड़ने वाले हाईवे को भी बंद कर दिया गया, क्योंकि हाईवे के बेहद करीब घने जंगलों में भीषण आग की लपटें उठती नजर आईं, जिनके तेजी से फैलने का खतरा बढ़ने लगा। आग से घिरे ऊंचे ऊंचे पेड़ों से घने धुएं का गुबार उठता नजर आया। ये धुएं का गुबार बिल्कुल आसमान में बादलों जैसा लग रहा था। इस बीच दमकल कर्मी लगातार आग बुझाने की कोशिश में जुटे रहे और मोटे पाइप थामे ये लोग वहां पानी की बौछार करते दिखे, लेकिन ये काफी नहीं था, जिसके बाद आग को काबू में करने के लिए हवाई मदद भी लेनी पड़ी। और जंगलों के ऊपर उड़ते एक हवाई जहाज ने पानी की बौछार की तो दूसरा आग बुझाने वाले केमिकल का छिड़काव करता दिखा। तमाम जद्दोजहद के बाद आग की तीव्रता तो कम हो गई, लेकिन खतरा अभी पूरी तरह नहीं टला। आंध्र प्रदेश के गुंटूर से डरा देने वाली तस्वीरें सामने आई। वहां एक टोल प्लाजा पर खड़े डीजल टैंकर में भीषण आग लग जाने से हड़कंप मच गया। बताया गया कि टायर फटने की वजह से उस टैंकर में आग लगी, जिसकी वजह से टोल प्लाजा पर अफरा तफरी मच गई। देखते ही देखते उस टैंकर के साथ ही 2 बूथ भी आग की लपटों में घिर गए। इसके बाद तो आग इतनी भयंकर हो गई कि वहां मौजूद लोग डरकर भागने लगे। वहीं टोल कर्मचारियों ने वहां खड़े दूसरे ट्रकों को तुरंत पीछे हटने का इशारा किया। इस बीच आग फैलती चली गई। उससे उठ रहे धुएं से वहां का आसमान काला दिखाई देने लगा। थोड़ी ही देर में दमकल की 2 गाड़ियां वहां पहुंची और उसे बुझाने का काम शुरू कर दिया गया। इसके साथ ही क्रेन के जरिए उस टैंकर को टोल प्लाजा से बाहर निकाल दिया गया, ताकि उसमें लगी आग और न फैल सके। कई घंटों की मेहनत के बाद आग बुझा ली गई। गनीमत ये रही कि डीजल टैंकर खाली था, जिससे एक बड़ा हादसा टल गया। राजस्थान के अजमेर से चौंकाने वाली कुछ तस्वीरें सामने आई। वहां एक इलाके में लोगों ने अपने अपने पानी के ड्रम पर ताला जड़ दिया। ऐसा उन्होंने इसलिए किया ताकि वो पानी की किल्लत के बीच उसे चोरी होने से बचा पाएं। उन्होंने बताया कि वो लंबे वक्त से इस परेशानी का सामना कर रहे हैं, क्योंकि वहां पानी की सप्लाई रोजाना नहीं होती और इसी वजह से वहां पानी का टैंकर पहुंचने पर सभी परिवार उस पर टूट पड़ते हैं, जिसे जितना लीटर पानी मिलता है उसी से उन्हें इस भीषण गर्मी में अपना गुजारा करना होता है। इन हालात में उन लोगों के लिए पानी के ड्रम पर ताला लगाना मजबूरी बन गया। ताला लगाते ताकि पानी चोरी नहीं हो जाए, गंदा कर देते पानी। जब इस समस्या के बारे में जलदाय विभाग के एक अधिकारी को पता चला तो उन्होंने भरोसा दिया कि वो उसे दूर करने पर काम करेंगे। हम दिखवा लेते हैं, तो हम प्रयास कर रहे हैं कि वो 48 घंटे में ही सुनिश्चित की जाए। पानी की मांग इतनी है कि लोगों को टैंकर से कुछ भरे हुए तो कुछ खाली डिब्बों और बाल्टियों के साथ घर लौटना पड़ता है। अमेरिका की टेक्सास में वैक्सीन लेने से मना करने वाली कुछ नर्सों की नौकरी पर बनाई है। यहाँ के एक अस्पताल ने फरमान जारी किया है कि जो नर्सें वैक्सीन नहीं लगवाएंगी उनको सस्पेंड कर दिया जाएगा। और इन नर्सों उनके समर्थकों ने अस्पताल के बाहर इकट्ठा होकर प्रदर्शन किया। वैक्सीन लगाने को जरूरी बनाए जाने के इस फैसले का विरोध किया। इस बीच उनके हाथों में पोस्टर और बैनर नजर आए, जिनके जरिए इन्होंने अस्पताल प्रशासन से उनकी वैक्सीन न लगवाने के फैसले का सम्मान करने की अपील की और नौकरी न छीने जाने की गुजारिश की। ब्राजील के रियो डी जेनेरो में अफ्रीकी मूल की एक गर्भवती महिला की मौत पर हंगामा हो गया। एक शूटआउट में अपराधियों के साथ बेवजह मारी गई इस महिला को दफनाने के लिए अफ्रीकी मूल के सैकड़ों लोग इकट्ठा हुए, जिन्होंने पुलिस की गोली का शिकार हुई महिला की शव यात्रा में हिस्सा लिया। भारी तादाद में उमड़ी भीड़ ने परिवार के साथ उसके ताबूत को कब्रिस्तान तक पहुंचाया, जहां ईसाई रीति रिवाज से उसे दफन करने के बाद महिला के घर वाले बेहद भावुक हो गए। इसके बाद सैकड़ों की तादाद में सड़क पर उतरे लोग ताली बजाते हुए नारेबाजी करते नजर आए। 24 साल की गर्भवती महिला की मौत से गुस्साए लोगों ने पुलिस पर अफ्रीकी मूल के लोगों के साथ अत्याचार करने का आरोप लगाया। सुबह से लेकर रात तक जारी प्रदर्शन में इन लोगों ने इंसाफ की गुहार लगाई। यूपी के टावर से डराने वाला वीडियो सामने आया, जिसमें पुलिस चौकी में एक सांप की घुसने से दहशत फैल गई। सांप को देखकर वहां मौजूद जवानों के होश उड़ गए, लिहाजा फौरन सांप को पकड़ने के लिए वन विभाग की मदद ली गई। हालांकि सांप को पकड़ने में वन विभाग की टीम को कड़ी मशक्कत करनी पड़ी, लेकिन आखिरकार उसे पकड़ लिया गया। करीब 6 फीट लंबा ये सांप एक बैरक में बक्से के पीछे छिपा था, जिसे पकड़ने के बाद एक बोरे में बंद किया गया और बाद में उसे जंगल में छोड़ दिया गया। बिहार में कोरोना से मरने वाले लोगों के आंकड़ों में उछाल पर सियासी घमासान छिड़ गया। न्यूज़ 18 के चंद्रमोहन कुमार की रिपोर्ट है कि बिहार में कोरोना से मौत का आंकड़ा
9,000 के पार पहुंच गया है, जबकि इससे पहले सरकार की ओर से कहा जा रहा था कि कोरोना से करीब 5,500 मौतें हुई हैं। लेकिन अब इस आंकड़े में करीब 4,000 मौतें और जुड़ गई, क्योंकि बिहार सरकार के स्वास्थ्य विभाग की ओर से बिहार में कोरोना से हुई मौतों की जांच के लिए एक कमेटी बनाई गई थी, जिसने इस बात की जांच की कि होम आइसोलेशन, कोविड केयर सेंटर और निजी अस्पतालों में भर्ती कितने लोगों की मौत हुई। जांच होने के बाद कोरोना से मरने वाले लोगों की संख्या 72% बढ़ गई, जिसका असर देश में कोरोना से होने वाली मौत के आंकड़ों पर भी पड़ा। इस बीच विपक्ष ने इस विवाद पर बिहार सरकार को घेर लिया। आज सरकार खुद एक्सपोज हुई है, इसकी न्यायिक जांच होनी चाहिए। मौत का आंकड़ा और ज्यादा है। बड़ी खबर पंजाब से, वहां कांग्रेस में कलह सुलझाने के लिए बनाई गई कमेटी ने आलाकमान को अपनी रिपोर्ट सौंप दी है और विवाद को जल्द सुलझाने के लिए सुझाव दिए गए हैं। लेकिन अभी भी पार्टी में घमासान थमा नहीं है। अब पार्टी के विधायक परगट सिंह ने अपनी ही सरकार पर सवाल उठाए हैं। उन्होंने कैप्टन अमरिंदर सिंह के दिल्ली में कमेटी के सामने कुछ विधायकों और मंत्रियों के खिलाफ डोजियर देने पर सवाल उठाया और पूछा कि ये भ्रष्ट लोग कौन हैं। साथ ही उन्होंने ये भी कहा कि अगर मुख्यमंत्री के पास इन मंत्रियों और विधायकों के भ्रष्टाचार के सबूत हैं तो वो कार्रवाई क्यों नहीं करते। इतना ही नहीं, उन्होंने कहा कि मंत्रियों को डराने के लिए उनके पीए पर मामले दर्ज किए जा रहे हैं, जबकि कई मामलों में गिरे मुख्यमंत्री के ओएसडी के खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं हो रही है। कैप्टन अमरिंदर सिंह ने परगट सिंह के इन आरोपों का खंडन किया और कहा कि उनकी सरकार विश्वास और पारदर्शिता की सरकार है। पंजाब कांग्रेस में जारी घमासान के बीच पोस्टर वॉर भी शुरू हो गई। पंजाब कांग्रेस में आपसी कलह की खबरों के बीच पोस्टर वॉर भी छिड़ गई। सिद्धू के समर्थकों ने पटियाला में कैप्टन अमरिंदर सिंह के घर के सामने उनके समर्थन में पोस्टर लगा दिए। हालांकि उन्होंने इसे राजनीति से जोड़कर देखने से इनकार किया। ਜਿਹੜੇ पोस्टर्स ने साडी ऑर्गेनाइजेशन ਵੱਲੋਂ ਲਾਏ ਗਏ ਨੇ वो नॉन पॉलिटिकल पोस्टर्स ने। तो वहीं पठानकोट में कैप्टन अमरिंदर सिंह के समर्थन में पोस्टर लगा दिए गए, जिन पर लिखा था कैप्टन एक ही होता है, जिसके बाद विपक्ष को कांग्रेस पर निशाना साधने का मौका मिल गया। क्योंकि सबको मालूम है कि अब कांग्रेस की बड़ी डूब रही। महाराष्ट्र के उद्धव कैबिनेट ने समय पर कर्ज लौटाने वाले किसानों को बड़ी सौगात दी। अब उन्हें 3 लाख रुपए तक का कर्ज बिना ब्याज के दिया जाएगा। मध्य प्रदेश के इंदौर में स्वास्थ्य विभाग पर लापरवाही का आरोप लगा। दावा है कि एक परिवार के कोरोना पॉजिटिव आने पर स्वास्थ्य विभाग की तरफ से 2 महीने की देरी से उन्हें फोन किया गया, जबकि इस परिवार के 3 सदस्यों की तभी मौत हो गई थी। अब इस मामले में स्वास्थ्य विभाग की दलील है कि उसे इसी हफ्ते एक लैब से इन लोगों के कोरोना पॉजिटिव आने की जानकारी दी गई थी। कहीं ना कहीं फर्जीवाड़ा चल रहा है कि उनकी जिनकी मौत हो गई उनकी रिपोर्ट आपके पास कल आ रही है, तो आप पेपर में क्या छापते हो। दिल्ली में जवाहरलाल नेहरू यूनिवर्सिटी की लाइब्रेरी में कुछ छात्रों पर तोड़फोड़ करने का आरोप लगा। कोरोना संकट में अभी लाइब्रेरी बंद है, लेकिन कुछ छात्र वहां बैठकर पढ़ाई करना चाहते थे। इसी मुद्दे पर ये छात्र यूनिवर्सिटी के सुरक्षाकर्मी से उलझ गए। अब इसी तोड़फोड़ पर पुलिस ने केस दर्ज कर लिया। दिल्ली की तिहाड़ जेल में बंद कैदी राशिद जफर ने पिटाई का आरोप लगाया। इल्जाम है कि उसे जबरदस्ती जय श्री राम बोलने को कहा गया। इन आरोपों पर राशिद के वकील ने अदालत में भी अर्जी दाखिल की। हालांकि जेल के अधिकारी ने इन आरोपों को गलत बताया और साफ किया कि उसने खुद अपने आप को चोट पहुंचाई। राशिद जफर को 2018 में कई बड़े नेताओं पर हमले की साजिश रचने के आरोप में गिरफ्तार किया गया था। यही नहीं, उस पर ISIS से भी रिश्ते रखने का आरोप है। इसलिए हमारा कि आतंकवादी केस में हो और जय श्री राम के नाम से नारे लगवाए जा रहे हैं। बड़ी खबर जम्मू कश्मीर के बारामूला से। यहाँ के नूरबाग इलाके में लगी भीषण आग ने आसपास के रिहायशी इलाकों के लोगों की मुसीबत बढ़ा दी। आग कैसे लगी इसका पता नहीं चल पाया, लेकिन आग इतनी तेजी से फैली कि देखते ही देखते पूरा इलाका आग की लपटों में घिरा नजर आया, जिसकी गवाही ये तस्वीरें दे रही हैं, जिनमें रात के अंधेरे में रिहायशी इलाके का एक बड़ा हिस्सा लपटों से घिरा नजर आया। ऐसा लगा मानो पूरे इलाके में अंगारों की चादर बिछी हुई हो। एक तरफ नीचे जमीन पर ऊंची ऊंची लपटें उठती दिखाई दी, तो दूसरी ओर आसमान में चारों तरफ काला धुआं फैलता नजर आया। ऐसी आग पर काबू पाना दमकल कर्मियों के लिए बहुत बड़ी चुनौती साबित हुई, लेकिन बड़ी मशक्कत के बाद दमकल कर्मी अपने काम पर लगे रहे। राजधानी दिल्ली में देश के पहले स्मॉग टावर को बनाने का काम तेज कर दिया गया। कोरोना संकट की वजह से इसे बीच में ही रोकना पड़ा था। दिल्ली सरकार की तरफ से इस टावर को बाबा खड़क सिंह मार्ग पर बनवाया जा रहा है, ताकि वहां के लोगों को साफ और शुद्ध हवा मिल सके, जिसका दिल्ली के पर्यावरण मंत्री गोपाल राय ने मौके पर जाकर जायजा लिया और वहां हो रहे काम को अपनी आंखों से देखा। इस दौरान उन्होंने स्मॉग टावर में लग रही मशीनों के बारे में वहां मौजूद इंजीनियरों से जानकारी भी ली। दावा किया गया कि ये स्मॉग टावर 1 किलोमीटर के दायरे में मौजूद प्रदूषित हवा को सांस लेने लायक बनाएगा।
फिल्टरेशन प्लांट लगाया जा रहा है जो कि हवा को प्योर करेगा। 1 किलोमीटर के दायरे में जो हवा है, पॉल्यूटेड एयर है, उसको सक करेगा, उसको फिल्टर करेगा। इस फैन के थ्रू वो हवा जो है बाहर निकलेगी। अभी इस तकनीक का ट्रायल किया जा रहा है और अगर ये सफल रहा तो दिल्ली के लोगों को इसका काफी फायदा हो सकता है। ये पहला पायलट प्रोजेक्ट सफल होता है तो इस तरह के स्मार्ट टावर दिल्ली के अंदर और जगहों पर भी बनाए जाएंगे। बताया गया कि 22 करोड़ की लागत से बनने वाले इस स्मॉग टावर को 15 अगस्त तक तैयार कर लिया जाएगा। बिहार में पूर्ण शराबबंदी है, इसके बावजूद तस्कर धड़ल्ले से अवैध शराब के कारोबार में जुटे हैं। ताजा मामला दरभंगा का है, जहां पुलिस ने छापा मारकर काफी मात्रा में विदेशी शराब जब्त कर ली है। हैरानी की बात यह है कि शराब की ये बोतलें एक स्कूल में छिपाकर रखी गई थी। लॉकडाउन की वजह से सभी स्कूल कॉलेज बंद हैं, लेकिन कुछ शराब तस्करों ने दरभंगा के एक स्कूल को ही अपना गोदाम बना लिया। अवैध शराब के कारोबार की जानकारी मिलने के बाद पुलिस ने वहां छापा मारा और सैकड़ों शराब की बोतलें जब्त कर ली। हालांकि कार्रवाई के समय आरोपी वहां से भागने में सफल रहे। अवैध इंग्लिश शराब बरामद हुआ है, जिसमें इस संबंध में सिवनी थाना में पता लगा है किसका शराब था। पता लगने पर जो है कि इसके विरुद्ध में नामजद प्राथमिकी दर्ज कराई गई है और अन्य बिंदुओं पर भी छानबीन की कार्रवाई की जा रही है। उत्तर प्रदेश के भदोही से चौंकाने वाला एक वीडियो सामने आया है। वहां एक नकली सिपाही को पकड़कर लोगों ने उसकी जमकर पिटाई कर दी। आरोप है कि वो पुलिस की वर्दी का रौब दिखाकर इलाके के कारोबारियों से पैसे वसूल रहा था। लेकिन जैसे ही इस बात का पता चला कि वो असली सिपाही नहीं है तो लोगों ने उसे घेर लिया और फिर सब मिलकर उस पर टूट पड़े। किसी ने मुक्के बरसाए तो किसी ने उस पर थप्पड़ों की बारिश कर दी। लोगों के गुस्से को देखते हुए वो चुपचाप उनकी मार खाता रहा। इसके बाद उसे उसकी मोटरसाइकिल से भी उतार दिया गया। इस बीच वहां मौजूद कुछ लोगों ने मारपीट के बजाय उसे पुलिस के हवाले करने की सलाह दी। बाद में पुलिस ने उस नकली सिपाही को हिरासत में ले लिया। हिमाचल प्रदेश के जल शक्ति मंत्री महेंद्र सिंह ठाकुर का एक वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल है। इस वीडियो में वो अधिकारियों को निलंबित करने की चेतावनी देते नजर आए। संसदीय क्षेत्र मंडी के दौरे पर पहुंचे महेंद्र सिंह ठाकुर ने लोक निर्माण विभाग के अधिकारियों के साथ एक बैठक की। इस बीच मंत्री जी अपना आपा खो बैठे और भरी सभा में ही उन्होंने अधिकारियों को निलंबित करने की चेतावनी दे दी। मैं सस्पेंड कर दूंगा, तो सुन लो तुम तीनों तो खड़े हैं, घर भेज दूंगा। तुम लोग इतने लापरवाह लोग हैं। बिहार के कटिहार से हैरान करने वाला वीडियो सामने आया। वहां दो गुटों के बीच हुई हिंसक झड़प में कई लोग घायल हो गए। बताया गया कि दोनों गुटों के बीच जमीन का विवाद था, जिसकी वजह से दोनों तरफ के लोग एक दूसरे से भिड़ गए और जमकर मारपीट की। सामने आई तस्वीरों में कुछ लोग एक दूसरे से हाथापाई करते दिखाई दिए, जबकि एक आदमी लाठी लेकर हमला करता नजर आया। इस हंगामे में महिलाओं को भी नहीं छोड़ा गया। मारने दिए, जान से मारने दिए। हमलावरों ने महिलाओं की भी लाठियों से पिटाई की। वहां कुछ महिलाएं भी एक दूसरे से उलझी दिखी। इस दौरान कुछ लोगों ने बीच बचाव की भी कोशिश की, लेकिन वो नाकाम रहे। इस झड़प में दोनों तरफ के कई लोग घायल हो गए। बाद में गंभीर रूप से घायल 5 लोगों को अस्पताल में भर्ती कराया गया। हरियाणा के हिसार से रोंगटे खड़े कर देने वाली एक खबर सामने आई है। आरोप है कि वहां अपने ससुराल वालों से तंग आकर एक महिला ने अपनी 4.5 साल की बेटी के साथ जहर खाकर आत्महत्या कर ली। इस महिला की शादी करीब 6 साल पहले रोहनात गांव के अनीश से हुई थी। मृतक महिला के परिवार का आरोप है कि शादी के बाद से ही ससुराल वाले कभी दहेज के लिए तो कभी किसी दूसरी बात पर उसे प्रताड़ित करते थे। आत्महत्या से पहले महिला ने एक वीडियो बनाया और सुसाइड नोट भी छोड़ा, जिसमें उसने अपने ससुराल वालों को जिम्मेदार माना। पुलिस ने आरोपियों के खिलाफ मामला दर्ज कर जांच शुरू कर दी है। मुझे नहीं पता कि मेरी गलती क्या थी या मैंने क्या गलत कर दिया जो घर वाले मेरे साथ इस तरीके से पेश आ रहे। बट मुझे इतना पता है कि जो हालात है, इन हालातों में जीना नामुमकिन है। हर तरीके से टूट चुकी हूँ और पल मर रही हूँ। बट क्या करूँ, किसे कहूँ, कुछ समझ नहीं आ रहा। यूपी के गोरखपुर से दिल दहला देने वाला एक वीडियो सामने आया। वहां मोबाइल चोरी के शक में कुछ गांव वालों ने एक लड़के की जमकर पिटाई कर दी। ये घटना मई महीने की 20 तारीख की बताई गई, जिसका वीडियो वायरल होने के बाद पुलिस ने आरोपियों के खिलाफ केस दर्ज कर लिया।
क्योंकि उन लोगों ने उस लड़के को चोर समझकर बेरहमी से पीटा। इस घटना का जो वीडियो सामने आया उसमें साफ दिखा कि कुछ लोग एक पेड़ से बांधकर उस लड़के पर टूट पड़े। ऐसा लगा जैसे कि वो लोग उसकी जान लेकर ही दम लेंगे। उन लोगों ने उस पर इतने डंडे बरसाए कि वो अधमरा सा हो गया। इस दौरान वहां कुछ ऐसे भी लोग थे जो इस मामले को रोकने के बजाय पिटाई कर रहे लोगों को उकसा रहे थे। इस वीडियो के वायरल होने के बाद पुलिस ने भरोसा दिया कि आरोपियों को जल्द गिरफ्तार कर लिया जाएगा। अभियोग पंजीकृत किया गया है और आवश्यक वैधानिक कार्रवाई की जा रही है। बताया गया कि वो लड़का अपने किसी रिश्तेदार से मिलने के लिए घर से निकला था। बीजेपी में शामिल जितिन प्रसाद ने यूपी के सीएम योगी आदित्यनाथ से मुलाकात की। यूपी के सीएम योगी आदित्यनाथ के दिल्ली दौरे के दौरान हाल ही में बीजेपी में शामिल जितिन प्रसाद ने यूपी सदन जाकर उनसे मुलाकात की। जितिन प्रसाद ने मुख्यमंत्री से हुई अपनी मुलाकात को शिष्टाचार भेंट करार दिया। आज मेरा जो भारतीय जनता पार्टी ज्वाइनिंग के बाद मुख्यमंत्री जी से मेरी भेंट हुई, शिष्टाचार भेंट थी। रेप के आरोप में जेल में बंद आसाराम की जमानत अर्जी के विरोध में सुप्रीम कोर्ट में दाखिल अर्जी पर आज सुनवाई है। पीड़ित महिला ने अपनी याचिका में आसाराम की जेल से बाहर आने से उसकी जान को खतरा बताया है। आसाराम ऋषिकेश में एक आयुर्वेदिक अस्पताल में अपना इलाज करवाना चाहते हैं, इसलिए उन्होंने जमानत मांगी है। लगातार हो रही बारिश के बीच मुंबई के दहीसर इलाके में 3 चौल गिर गए। हादसे में एक शख्स की जान चली गई है। 24 घंटे में मुंबई में दूसरा हादसा है। इससे पहले मलाड में 3 मंजिला इमारत गिरने से 11 लोगों की मौत हो गई थी। बिहार के हाजीपुर में HDFC बैंक से 1 करोड़ 19 लाख की लूट का मामला सामने आया है। पुलिस मामले की छानबीन कर रही है, लेकिन अभी तक अपराधी का कोई सुराग नहीं मिल सका है। हालांकि अपराधियों की करतूत CCTV कैमरे में कैद हो गई है। नुसरत जहां के पति निखिल जैन ने आरोप लगाया है कि कई बार कहने पर भी नुसरत ने शादी रजिस्टर नहीं करवाई। साथ ही उन्होंने दावा किया कि घर छोड़ते वक्त नुसरत अपना सारा कीमती सामान लेकर गई। साथ ही उन्होंने दावा किया कि होम लोन चुकाने में नुसरत की मदद की। बिहार के दानापुर में गंगा नदी में नाव डूब गई। इस पर 16 लोग सवार थे। इनमें 14 लोगों को सुरक्षित निकाल लिया गया है। 2 लोग अब भी लापता हैं, जिनकी तलाश जारी है। 2 साथियों के साथ रेप और हत्या के मामले में रोहतक जेल में सजा काट रहे राम रहीम को गुरुग्राम के मेदांता हॉस्पिटल से वापस जेल लाया गया। पेट में दर्द होने की वजह से मेदांता में भर्ती करवाया गया था। मुंबई से हैरान करने वाली एक तस्वीर सामने आई। वहां एक मैनहोल का ढक्कन टूटने की वजह से 2 महिलाओं के साथ हादसा हो गया। मुंबई में जारी बारिश से सड़क किनारे मौजूद इस मैनहोल में पानी भर गया और जब वहां से एक महिला गुजरी तो वो धोखा खा गई और सीधे मैनहोल में गिर गई। हालांकि वो किसी तरह खुद को संभालते हुए बाहर निकली और लड़खड़ाते हुए वहां से चली गई। मैनहोल में गिरने की वजह से शायद उसके पैरों में चोट लगी थी। उसके जाने के थोड़ी ही देर बाद एक दूसरी महिला भी इस खुले मैनहोल की चपेट में आ गई और वो भी धड़ाम से उसके अंदर गिर गई। इसके बाद उसने वहां से बाहर निकलने के लिए काफी दम लगाया और आखिरकार वो किसी तरह इस मुसीबत से निकलने में कामयाब रही। इससे पहले यहां से गुजरे 2 लोग इस खुले मैनहोल में गिरने से बाल बाल बचे। मध्य प्रदेश के सागर से एक दिल दहला देने वाला वीडियो सामने आया, जिसमें नदी में अचानक पानी बढ़ने से वहां बन रहे पुल के ऊपर एक मजदूर फंस गया, जिसके बाद उसे एक रस्सी की मदद से बाहर निकाला गया। रस्सी को 2 पिलर के बीच बांधने के बाद एक शख्स एक सिरे पर खड़ा रहा, जबकि लाल शर्ट पहना मजदूर जो पुल के ऊपर फंसा हुआ था वो धीरे धीरे रस्सी के सहारे दूसरी तरफ बढ़ने लगा और इस तरह लोगों की सूझबूझ से उसे सुरक्षित बचा लिया गया। जिसमें वो दोनों उनसे माफी की गुहार लगाते दिखाई दिए, लेकिन उन दबंगों पर इसका कोई असर नहीं हुआ। सामने आए वीडियो में एक दबंग उन दोनों को पकड़े हुए नजर आया। उसके हाथ में एक डंडा भी दिखाई दिया। उसने उस लड़की के कपड़े फाड़ने की भी कोशिश की, जिसके बाद वो उनके सामने ही रोने लगी। लेकिन इसके बावजूद उन लोगों का दिल नहीं पसीजा। वो लगातार उन्हें धमकियां देते रहे। वीडियो तो बन गई तेरी सही करके और ये वायरल भी होगी, फेसबुक पे चलेगी। आरोप है कि दबंगों ने उनके साथ बदतमीजी करते हुए मारपीट भी की। बाद में इस घटना का वीडियो सामने आते ही पुलिस इसकी जांच में जुट गई।